सर, तो इस बार का नीट मेंस 3 मई का और नीट एडवांस दोनों हो चुके हैं। अब जो नीट एडवांस हुआ है 21 जून को, उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि 2024, 2025 और 2026 ये बच्चों के लिए पूरा एक रोलर कोस्टर रहा है ना। मतलब इमोशनल और पेपर को के पैटर्न को लेके देखा जाए तो 24 में पेपर इजी था, बहुत कट ऑफ एकदम शूट कर गया, अनएक्सपेक्टेड कर गया। मतलब जितने लोग कहते थे कि ये कट ऑफ जाएगा, सबके एक्सपेक्टेशन से ऊपर गया, कट ऑफ ऊपर ही गया था। 25 अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट था, जितने ने कट ऑफ जो भी बताया था उससे नीचे ही चला गया, अनएक्सपेक्टेड था। 26 में दोनों एक साथ हो गया, दोनों एक साथ हुए। 3 मई को पेपर कंपैरेटिवली इजी था, तो कट ऑफ जैसे 24 के मोरलेस पास रहता। बिल्कुल। और अभी जो 21 को हुआ, कह रहे हैं लोग कि 25 से भी डिफिकल्ट है। और वाकई अगर देखा जाए, एज अ टीचर मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं अगर मैं, तो केमिस्ट्री का पेपर वाकई बहुत अच्छा पेपर है। और क्वेश्चंस पढ़ के मतलब जो अच्छे बच्चे थे उनको मजा आया कि हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस लीक से हटके थे। जनरली जिस पैटर्न पे तैयारी करते थे, जैसे क्वेश्चंस लगाते थे, तो वो उससे हटके थे। मैं सिंपल एक क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, आप PYQ उठा के देखेंगे, 8-10 बार आपको ना वो क्वेश्चन दिखेगा टी हाफ वाला। इस बार उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर से ना पूछ के 0 ऑर्डर से पूछा है, तो बच्चे के दिमाग में वो पैटर्न बैठा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का, तो वही ट्रिक लगा के बच्चे मैक्सिमम करके आ गए। लेकिन जो थोड़ा सा सोचते हैं ना, उन्होंने प्रॉपर इक्वेशन लिखी है 0 ऑर्डर की और सॉल्व किया, उनका सही आ गया है। अच्छा। तो यानी क्वेश्चन पेपर ने डिफरेंशिएट किया है उन बच्चों को जो सोचता है और जो ट्रिक से सॉल्व करता है। ये पेपर मतलब उन बच्चों को डिफरेंशिएट कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो जो पिछला 1 महीना रहा है बच्चों का, अगर उस एस्पेक्ट को देखेंगे कि पेपर का कैंसिल हो जाना, रीनीट का होना, ये इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा तो डिस्टर्बिंग था, पेरेंट्स के लिए भी था, बच्चों के लिए भी था। बच्चा अगर अच्छा भी है, कहने के लिए ज़रूर है कि अच्छा बच्चा है तो कहीं से पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा, नो डाउट ये बात सही है। मेरे को जितने बच्चे कांटेक्ट किए 3 मई के बाद कि सर इतना इतना स्कोर आ रहा है, तो जो बच्चे सेफ जोन में थे वो अभी भी सेफ जोन में है। मुश्किल से 1 आध बच्चे थोड़ा सा नए मेरिट में आए हैं और कुछ बच्चों का पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं से भी पढ़ेगा, सेलेक्ट होगा। पेपर ईजी आए हो या डिफिकल्ट आए, उसको पता है कैसे हैंडल करना है। अच्छा, तो इस बात पे जो आप बोल रहे हैं ना कि बच्चा मतलब पहले जो सेलेक्ट हो रहा था वो अभी भी सेलेक्ट हो रहा है, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहा है। अब इसमें आप एग्री कर सकते हैं या बाकी लोग एग्री कर सकते हैं, नहीं भी। ये चीज तो बिल्कुल ट्रू है कि जो पहले बच्चा सेलेक्ट हो रहा था इजी पेपर में, वही बच्चा अभी भी सेलेक्ट हो रहा है टफ पेपर में। क्योंकि सीधा कट ऑफ का खेल है। कट ऑफ, अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मैंने लिया कि पेपर जब टफ आया है, तो ऐसे टाइम पे जब टफ पेपर आया है, तो बच्चों का, जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। इनका ऐसे टर्म में कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि लास्ट जो 3 मई को पेपर था, उसका कट ऑफ जाना था अप्रॉक्सीमेट, हम लोगों ने सोचा था 570 580 का, और इस बार जाना है 470 480 का, तो 100 मार्क्स का ड्रॉप हम मान के चल रहे हैं। तो पिछले बार ऐसे बच्चे जो 540 में थे, जो कट ऑफ से थोड़े दूर थे, वो अब 470 में आ गए, जो कट ऑफ के काफी क्लोज। तो एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे तो 540 से 470 आ गया है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन आप कट ऑफ के क्लोज देखेंगे तो आपको देखेगा इंप्रूवमेंट है। तो 540 वाला बच्चा 470 में आया, तो एक तरीके से इंप्रूवमेंट ही हुआ है। तो मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि टफ पेपर आने से जो बच्चे जिनकी तैयारी एक्चुअली काफी अच्छी है, तो उन लोग डिफरेंशिएट ये कर पा रहे हैं कि भाई मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, और पेपर में पूरे क्वेश्चन। इस बार फिजिक्स इतना डिफिकल्ट फिर से आया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट ईयर का पेपर डिफिकल्ट था, कुछ कह रहे हैं इस साल का पेपर डिफिकल्ट था, पर मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि लास्ट ईयर का पेपर ऐसा था जिसमें 5 या 10 क्वेश्चन बिल्कुल अननेसेसरली डाला हुआ था। लेकिन इस बार का जो था वो क्वेश्चन के पैटर्न को ही बदल दिया है। क्वेश्चन के पैटर्न को इस तरह से बदल दिया है कि जहां पे डायरेक्ट आंसर पूछता था कि ये क्या होगा, उसको दे दिया है x टाइम्स दिस मच, अब x की वैल्यू आप निकालो, या बोल दिया है यहां से आंसर h1 है, यहां से h2 है, आप h1 माइनस h2 निकालो। और एक और मैंने देखा कि जो ऑप्शंस हैं, उसको ऑप्शंस को इस तरह से दिया हुआ है कि अगर डायरेक्ट बच्चा ऑप्शन देखेगा तो उसको लगेगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पर जब वो सॉल्व करेगा तो उसको समझ में आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, जो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टफ और इजी में कौन सा है, उनके मार्क्स इंप्रूव हुए। शायद वो जो थोड़े से ट्रिक से सॉल्व किए हैं बच्चे, या बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है, शायद उनके मार्क्स थोड़े डिप किए होंगे। ऐसे भी स्टूडेंट है जो 650 ला रहे थे और अचानक से वो 450 पे आए होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर डिप रहा है। बाकी फिजिक्स का मुझे ऐसा लगता है, मैं तो एनटीए को अब थैंक्स ही बोलूँगा कि थोड़ा सा एज अ कोचिंग हम पे भी मतलब ये चीज़ हुआ है। इस तरह से बात पड़ती है कि नए टाइप का पेपर था,
पेपर का क्वेश्चन का जो पैटर्न था उन्होंने थोड़ा सा बदला है, क्वेश्चन देने का तरीका बदला है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा किया है। और कंपटीशन के हिसाब से लेवल ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई भी बच्चों को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे नंबर कम आए। आप ये सोचिए कि 540 मार्क्स अगर आपके पिछले 3 तारीख को आते और सिलेक्शन नहीं होता, उससे अच्छा है कि आप 470 ला रहे हैं, पर आपका सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो रहा है, या सिलेक्शन होने के क्राइटेरिया में एग्जैक्ट कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, पर 470 480 के मार्क्स अभी हैं तो काइंड ऑफ सेफर साइड है। तो मैं एनडीए को तो थैंक्स बोलूंगा कि थोड़ा सा पेपर इन्होंने अच्छा बनाया है। इस बार अगर कोई कोचिंग वाला ये कहता है कि नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ था, तो झूठ है। हम कोई भी ये चीज नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वही, मुझे फिजिक्स में तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन हमने कराया था। हाँ, उस लेवल की तैयारी हम बिल्कुल करा सकते हैं जिस लेवल से आप ये डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। लेकिन ये बोलना कि एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन मैंने कॉपी में कराया था, ये बिल्कुल बेवकूफी होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि नहीं कराया हुआ है। हाँ, उस लेवल का करवाया हुआ है। देखिए, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हुए समझाते हैं हाँ, कि देखो तैयारी हमेशा एक स्टैंडर्ड पे करनी है, और वो स्टैंडर्ड हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए हो कि पेपर चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, हमको अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और वो हमेशा नो डाउट ज़्यादा अच्छा होना ही चाहिए। जैसे फिजिक्स में तो केमिस्ट्री का हूँ, अगर हम कोई टारगेट करते भी हैं शूट करने के लिए, डेफिनेटली हमको टारगेट ऊपर ही सेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है। तो यानी कि अब जैसे अगर हम अपनी बात करें कि हम कैसे हैंडल करते हैं, तो हम लोग 3 तरह के टेस्ट कराते हैं। आप थोड़ा बताइए कि वो जो 3 तरह टेस्ट हम कराते हैं वो और नीट का जो पेपर इजी आता है डिफिकल्ट आता है उसे कैसे टैकल करता है? एग्जैक्टली देखिए, टेस्ट का ये बोलना है ना कि पेपर इजी आया तो ये डायरेक्ट बोल देना कि देखिए हम पूरे साल भर इजी ही पेपर कराते थे, टफ आया तो हमने बोल दिया कि टफ कराते थे, ये सही नहीं है। कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि किस साल कैसा पेपर आएगा। आप ये सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, हो सकता है अगले साल बायो इतना लेंदी आ जाए, इतना टफ आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आ जाए, तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। केमिस्ट्री के बारे में सबको लगता था कि हमेशा मॉडरेट आता है, लेकिन आप हमारा भी देख लीजिए, हमारा भी रिव्यू देख लीजिए, या फिर बहुत लोगों का देखिए, अप्रॉक्सीमेट पिछले 15 से 20 साल का सबसे टफेस्ट पेपर केमिस्ट्री में आई गेस था, या तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो अब ये चीज पता ही नहीं है कि पेपर आना कैसे, तो आपको तैयारी हर लेवल का करना पड़ेगा। सर हम लोग एक WTS वीकली टेस्ट सीरीज जो हमारे क्लासरूम के बच्चे देते हैं, जो पूरे वीक पढ़ाया जाता है, उसमें तो मेन उनका फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। तो एक टेस्ट सीरीज जो चला रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है कि एटलीस्ट आपने जो वीक में पढ़ा है कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और फिजिक्स का तो सर सीधा सीधा फंडा यही है कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। फ्रिक्शन आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, पर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यही नहीं समझ में आता कि शुरू कहां से करें सॉल्व करना। तो उसका मोटिव ये है। दूसरा जो कैटालिसिस टेस्ट सीरीज जो CTS चलता है, उसका लेवल जरूर थोड़ा सा हाई तो रहता है, आई गेस वैसा ही हाई होता है जो 2025 में आया था, या आप मान सकते हैं कि 2026 में इस बार जो आया है रीनीट का, थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, थोड़े से अलग रहते हैं, उसकी तैयारी चलती है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको कैसे करना है। अच्छा, डिफिकल्ट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 45 में 45 क्वेश्चंस करने हैं। उस टाइम पे स्ट्रेटेजी बदल जाती है, जो बच्चों को हमने पहले भी बताया था। उस टाइम पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन ढूंढ के निकालने होते, वो जो उस डिफिकल्ट के बीच में फंसे हुए, और आप ढूंढ सकते हैं। इस बार भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने ही थे और 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको मिलते वैसे, और वही आपको करना था। तो सर जो दूसरा टेस्ट सीरीज है कैटालिसिस टेस्ट सीरीज CTS, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है उसमें, नो डाउट। तीसरा जो LTS है वो NCERT बेस्ड रहता है कि इनकेस पेपर अगर मान लीजिए बहुत इजी आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आ गया, तो ऐसे में वो बच्चा जो हमेशा डिफिकल्ट पेपर देता है ना, वो ओवरथिंक करने लग जाता है। उसको लगता है इतनी आसानी से कैसे आंसर आ सकता है, कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो वहां पे सीधा सीधा फंडा ये है कि बिल्कुल NCERT बेस्ड रहे और आपको पता रहे कि आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे करना है जब पेपर आसान आता है। तो तीनों टाइप का वो करा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाए, पेपर बहुत इजी आ जाए या पेपर बहुत टफ है, आपको हर तरीके से रेडी रहना है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इस तरह से चलाया जा रहा है जी। मतलब हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है। 3 टेस्ट सीरीज हमारा जो चलती हैं उसमें तीनों चीज़ें हम कवर अप करते हैं। एक कि बेसिक कॉन्सेप्ट का टेस्ट होता रहे, एक कि पेपर अगर इजी आ रहा है NCERT बेस्ड आ रहा है तो उसका भी होता रहे, और एक डिफिकल्ट नो डाउट वो जो हमने सेट किया स्टैंडर्ड कि कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस दिखें, कुछ नए क्वेश्चंस दिखें जो आपसे ना बने, आपको तंग करें, तो वो भी। तो हमारे तीनों WTS, CTS और LTS में वो तीनों पूरा कवर कर लेते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि हमारा पेपर ये पेपर एकदम रेप्लिका है, ये कहना बेकार है। इजी आएगा तो भी आप कह रहे हो रेप्लिका है, डिफिकल्ट आएगा तो भी कह रहे हो रेप्लिका है ना। हाँ, ये कर सकती है कोचिंग, क्या कर सकती है कि बच्चों को दोनों तरह के पेपर देकर तैयार कराए, हर लेवल पर तैयार कराए, जो हम करते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड सर, इस बार का जो पेपर है इस तरह से जो आया है, पहले से तो बच्चे थोड़े से परेशान हैं, लेकिन मेरा कहना है सर कि बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है,
हम लोग 2 दिन पहले बच्चे जब मिले थे, जस्ट 21 तारीख के पहले, हम तीनों थे, मैं, आप और मनीष सर थे। तो बच्चों ने पूछा तो हम शायद सबका ही कहना था कि बेटा कट ऑफ 300 भी जाएगा तो भी तुमको सेलेक्ट होना है, 600 जाएगा तो भी तुमको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने वाले बच्चे को कट ऑफ कुछ भी जाएगा तो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर 350 भी मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो क्यों परेशान आपको होना है? बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये आपको मान के चलना है कि पेपर अगर एनटीए ने डिसाइड किया कि इस तरह का पेपर देना है तो ये अच्छा लेवल रहेगा। एक कंपटीशन के हिसाब से पेपर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और अब आपकी तैयारी स्ट्रैटेजी वाइज होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी वाइज कहने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि इतने सारे में आउट ऑफ 45 अगर फिजिक्स के क्वेश्चन है तो उसमें से कैसे कैसे आपको क्वेश्चन ढूंढ के निकालने। इस बार भी मैं आपको अभी क्लासरूम में हम डिस्कस करेंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि आउट ऑफ 45 में वो 20 क्वेश्चन कौन थे जो आपको करने थे, और इस बार करना ही 20 था। क्योंकि मेरा असेसमेंट ये था सर कि अगर फिजिक्स में बायो में इजी पेपर था 330 मार्क्स अगर आप लाते हैं, फिजिक्स में अगर आप सिर्फ 70 मार्क्स भी लाते हैं तो 400 आपके यहां से आ गए। सिंस केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट था तो अगर आपके 90 मार्क्स के एवरेज भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी था कि 25 क्वेश्चन तक बच्चे आराम कर सकता है, तो मान लीजिए 5-10 नंबर छूट गए 90, तो 490 मार्क्स आ गए। इसका मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स में इस बार 15 से 20 क्वेश्चन ही करने थे। अगर आप ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स भी लाते, आपको ज्यादा टच करना ही नहीं था। आप घबरा के जहां पैनिक मोड में आके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव करके खुद ही आप 30-40 की रेंज में आ जाओगे। तो हर बार की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। डिफिकल्ट पेपर और इजी पेपर को टैकल करने का तरीका अलग होता है। इस बार आपको करना ही था सिर्फ 20 क्वेश्चन, आप 490 ला सकते हैं। हाँ, अब उसके ऊपर जितना आपका बनता गया वो एडिशनल आपके कॉलेज को इंप्रूव करता रहेगा। देखो, जैसे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे आगे की प्लानिंग या डिसीजंस कैसे लें। 24, 25, 26 जैसे कल एक स्टूडेंट आई थी तो उसने बोला कि सर मैं तो 24 में 12th में अपेयर की थी, फिर उसके बाद वो ड्रॉप हो गया मेरा, तो पापा तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि मतलब एनटीए ऐसा एनटीए वैसा। ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि एनटीए की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि अगर मुझे एमबीबीएस करना है, मेरा टारगेट एमबीबीएस है, तो ये सारे फैक्टर सेकेंडरी होते हैं। क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे वो अभी भी सेलेक्ट हो रहे हैं, सारे अपडाउन्स के बाद भी हो रहे हैं। एज अ टीचर हम भी ये समझाते हैं कि अपडाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन हमको एक तरीके से अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए। अपडाउन्स लगे रहेंगे, आप भी पेशेंस रखते हुए लगे रहोगे तो आप सेट हो ही जाओगे। बिल्कुल। तो डिसीजन लेते समय इसका ज़रूर ध्यान दें कि अगर पैशन है एमबीबीएस के लिए तो एनटीए क्या कर रहा है, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है कि ईजी आ रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती हैं। आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, जो भी टीचर आपका, जो भी मेंटर्स हैं, उनकी अगर आप बात कायदे से फॉलो कर रहे हो तो आप सेलेक्ट हो गए। अपने कोचिंग में भी दोनों तरह के बच्चे होते हैं। हाँ। एक जो पूरी तरह फॉलो करते हैं नो डाउट उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, और जो कुछ आगे पीछे करते हैं, थोड़ा बहुत दो नाव पे सवार हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। तो पेपर बिगड़ जाता है। तो पॉइंट ये है कि मुझे अगर वो अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मैं तैयारी कैसे करूं, किसी एक प्रॉपर मेंटर को फॉलो करूं, एनसीईआरटी एक बुक को फॉलो करूं। एक बुक और एक मेंटर आपको मंजिल पहुंचा देंगे। बट आप बहुत लोगों की बातें सुनोगे, बहुत सारे बुक कंसल्ट करोगे तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे चीज़ों को लेकर कि क्या डिसीजन लें क्या ना लें। फिर आप दूसरों में ब्लेम करोगे, सिस्टम में ब्लेम करोगे, कंडीशन में ब्लेम करोगे। सारी ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा, मनीष सर ने भी एक वीडियो इसमें बनाया था और जो मुझे लगता है कि एक्चुअली ट्रू है कि कई बच्चे ऐसा है कि जो सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के चाह रहे हैं सेलेक्ट हो जाना, शायद अब वो चीज़ नहीं हो पाएगा। कई ऐसे बच्चे जो सिर्फ बायो ही पढ़ते हैं कि हमारा 340-350 आ जाएगा और थोड़ा मोड़ा करेंगे तो आ जाएगा, थोड़े मोड़ा और करेंगे तो हम कट ऑफ क्लियर कर देंगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर बायो ही टफ आ गया तो, अगर बायो आपका टफ आ गया और बायो में मान लीजिए 250 मार्क्स आ गए, तो ऐसे में आपको एडिशनल 100 मार्क्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री से लाना पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री से 100 मार्क्स अगर आपको लाना है, मतलब मिला जुला के आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। 10-15 क्वेश्चन भी आप अगर केमिस्ट्री में करते हैं और 10 क्वेश्चन फिजिक्स में करते हैं तो भी हो जाएगा। दूसरा, कई ऐसे बच्चे की सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, वो इस बार बड़ी दिक्कत में आए होंगे। क्योंकि इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री जिन्होंने किया और बायो अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो भाई स्कोरिंग तो आपको बायो में ही आपको स्कोर लाना था। मतलब 330 प्लस एक एवरेज मार्क्स बच्चे को लाना ही था। जब आप 330 प्लस आप बायो में लाएंगे तब जाके आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स सपोर्ट कर पाता है इस बार। तो आप ये कुछ भी नहीं कह सकते कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री से हो जाएगा या सिर्फ अकेला बायो से हो जाएगा। जैसे अपने तीनों सब्जेक्ट कई बच्चे हैं, अपने यहाँ वैसे कई बच्चे हैं जो मैं केमिस्ट्री वाला हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। बिल्कुल, वो इसलिए होनी चाहिए कि बायो में 330 के नीचे सोचना ही नहीं। हाँ। और अपना जो टेस्ट सीरीज चलता है वो अगर प्रॉपर बच्चा देता है तो 330 वो आराम से स्कोर करेगा। अपने यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो 350, 355, 330 से ऊपर बायो में बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैंने भी बना लिया स्टैंडर्ड कि बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी बायो होनी चाहिए और 330 से नीचे सोचना ही नहीं है।
उसके बाद फिर सेकंड प्रायोरिटी केमिस्ट्री होनी चाहिए कि कम समय में कैसे एफिशिएंटली तैयार की जाए। केमिस्ट्री तैयार करने का मतलब ये है कि बहुत इलेबोरेट करके कई लोग करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं केमिस्ट्री में। नहीं, केमिस्ट्री टू द पॉइंट पढ़ो, एनसीईआरटी हिसाब से पढ़ो, कम समय में अच्छा स्कोर करो, और फिर बाकी जो थोड़ा बहुत समय देना है फिजिक्स को दो। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। तो जो बच्चे फॉलो करते हैं वो अच्छा स्कोर किए हैं इस चीज़ को लेके। अब जिनकी क्या है, कुछ कितना भी आप समझा लीजिए कि नहीं बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी बायो होनी चाहिए, वो बायो को सेकेंडरी रखते हैं, वो दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री लगाते रहते हैं। अब उनका इस पेपर में क्या हुआ है कि बायो इजी होते हुए वो प्रॉपर समय नहीं दिया उन्होंने। वो कर सकते थे बट क्योंकि समय नहीं दिया तो नहीं कर पाए। जो 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट बायो करा सकता था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी आसानी से नहीं करा पाता। अगर आप 50 मार्क्स ला रहे हैं फिजिक्स में और आप चाहते हैं 100 मार्क्स लाना, और एग्जैक्टली उसी तरह से 250 ला रहे हैं बायो में और आप चाहते हैं 300 लाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है, पर बायो में वो इंप्रूवमेंट बहुत इजीली हो जाता। हो सकता है आप सिर्फ बायो पे ही ध्यान देते रहे और अगले साल बायो बहुत लेंदी आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री ईजियर है। तो तैयारी देखिए, अगर आप एक साल का ड्रॉप ले रहे हैं तो क्यों फालतू रिस्क ले रहे हैं किसी भी चीज़ का। तीनों सब्जेक्ट करिए और प्रॉपर करिए, तीनों पे पूरा फोकस करिए, तीनों पढ़िए। और जब आप सॉल्व करने जाए तो पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी उस टाइम पे बायो रखिए। पहला आप बायो सॉल्व करिए, फिर केमिस्ट्री पे आइए, फिर फिजिक्स पे आइए। और हर साल ना अपना पैटर्न मत बदलिए। जस्ट बिकॉज 2024 में पेपर इजी आ जाए तो सर अब एकदम इजी हम सॉल्व कर रहे हैं, टफ तो आता ही नहीं है, टफ को आपने इग्नोर कर दिया। 2025 में बिल्कुल टफ आ गया तो आप सिर्फ जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इजी आपने लगाना बंद कर दिया। देखिए इस तरह से काम मत करिए, आप तैयारी अपनी पूरी रखिए, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं तो वो वैसे भी आपको करना ही नहीं है। जो बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, कोई भी जेन्युइन टीचर इस चीज को मानेगा कि इस बार फिजिक्स का पेपर जैसा आया ना, अगर मुझे बायो भी करना पड़े उसी 3 घंटे में, केमिस्ट्री भी करना पड़े और खुद मैं फिजिक्स सॉल्व करने बैठूं, तो शायद उस 1 घंटे में फिजिक्स एक टीचर भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये कोई जेन्युइन टीचर होगा वही बोलेगा, एडमिट करेगा, बाकी नहीं एडमिट करेंगे। पर ये एक्चुअली ट्रू है कि इस बार का फिजिक्स अगर हमको उस प्रेशर में 1 घंटे में दे दिया जाए, शायद पूरा जो टीचर है वो भी कैलकुलेट ना कर पाए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है सर, बहुत छोटे छोटे भी कैलकुलेशन थे और कैलकुलेशन काफी टाइम। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फिजिक्स पढ़ोगे नहीं, आपको ढूंढ के निकालना है। मुझे उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे जो कॉपी से आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, आप उठाइए उनको करिए। जिन्होंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हो गया सॉल्व। मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप कंपटीशन में बैठे हो, नीट एक कंपटीशन है, और कंपटीशन का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि मेरे को एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना है। मुझे विद इन टाइम सारे क्वेश्चन को स्कैन करना है, सब क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो मुझसे बनता है वो बना के आना है, जो मुझसे नहीं बन रहा छोड़ के जाना है, सिंपल है। अब मैं एग्जाम में हॉल में बैठ के मैनिपुलेट करूँ कि अरे मैं तो 490 तक बना पाया, अब 600 कैसे क्रॉस करूं, तो मैंने अननेसेसरली उसमें अटेम्प्ट कर लिया। मैं 490 पे सेट हो रहा था इस बार, बट वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगा दिए मैंने, अब मैं नीचे आ गया। जैसे पिछले बार कुछ बच्चे जिनका 540 550 आ रहा था, शायद वो खुश होके निकले होंगे, पर शायद सिलेक्शन नहीं होता। अब इस बार जो 480 490 वाले या 500 वाले वो दुखी निकल रहे हैं, अपने पर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने स्टूडेंट है वो, उसका स्कोर था जो फर्स्ट 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें उसका स्कोर था 546। अब 546 ने मुझसे पूछा कि सर कॉलेज सेफ है क्या, तो मैंने साफ साफ कहा कि नहीं बेटा, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 560 से नीचे नहीं जाएगा, जनरल में नहीं जाएगा जीजी में। तो वो 546 पे वो कॉलेज नहीं मिलता उसको, बट अभी रीनीट में उसने अच्छा किया है, उसका 494 है। बिल्कुल। तो अब वो कह रहा है कि सर मेरा स्कोर तो कम हो गया। तो मैं कह रहा हूँ भाई, फर्स्ट पेपर में 546 खराब स्कोर था, इस पेपर में 494 अच्छा स्कोर है, जिसमें हो जाएगा सर। हाँ, वो चीजें हैं कि रिलेटिव है, कंपटीशन रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट, जैसा आपने कहा था ना कि स्कोर को आप एब्सोल्यूट मत लिया करो। क्या है कि पेपर रिलेटिवली कभी कभी लो स्कोर भी कंपैरेटिवली अच्छा रैंक देता है। तो ये पेपर काफी डिफिकल्ट था, इसमें लो स्कोर भी अच्छा रैंक आपको देने वाला है। तो एग्जाम हॉल में बैठ के स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करनी है, एग्जाम हॉल में बैठ के मैनिपुलेट नहीं करना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन टिक करके आ जाओ कि 600 पार करना है। तो आपको जैसे साल भर पढ़ाया जाता है जिस तरीके से कि क्वेश्चन के लिए फाइट करो, जेन्युइनली फाइट करो, और जितना आ रहा है उतना करके आओ। अगर आपने साल भर तैयारी अच्छी तरह से की है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और जैसा कि हर बार मैं भी बोल रहा हूँ भाई, अटकना तो बिल्कुल नॉर्मल है, अटकोगे, लेकिन रुकना है कि नहीं रुकना है वो तो ऑप्शनल है। तो आप क्वेश्चन में अटक रहे हो, अब अटक के आपने दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी कि नहीं मैं तो सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने इसको समय दिया है। कभी कभी मूव ऑन करना पड़ता है, भले तुमने समय दिया है क्वेश्चन को, लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारे लायक नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, समझने वाले समझ जाते हैं। रही बात आपका सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ का क्या होगा, तो मनीष सर डिटेल वीडियो और मनीष सर उसमें बनाने वाले हैं, पूरा एनालिसिस प्रॉपर करके वो आपको बता देंगे। पर एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है फिर भी एक रफ देना पड़े तो मुझे लगता है कि 470 480 जो है जनरल कैटेगरी के लिए एक सेफ मार्क्स। मेरे समझ से भी 470 475
इसी में कोई कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ इसी के रेंज जनरल में जाना ओबीसी चाहिए। में? हाँ, जनरल ओबीसी में लगभग 2-3 नंबर का अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में आई गेस 10 से 15 नंबर और नहीं, ईडब्ल्यूएस में जैसे मेरे ख्याल से 430 तक तो मुझे सेफ दिख रहा है 30 फिलहाल। तक। अच्छा, मेरा मुझे ऐसा expectation लगता है कि 440 450 भी थोड़ा सा जा सकता क्या है कि कई लोग एक्सपेक्ट करते, मतलब कई लोग कहते हैं ना कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, रियलिटी ऐसे नहीं है। होती नहीं, है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो क्या 10-20 नंबर आगे पीछे होता हो सकता है, बिल्कुल हो अब सकता है। किसी का कवर सही हो जाता है तो वो अपने को भगवान साबित कर देता है। मतलब 430 तक आप मान सकते हैं कि कॉलेज मिल सकता है ईडब्ल्यूएस में। एससी में जहां तक मुझे लग रहा है कि 400 प्लस में तो सेफ है, मे भी शायद 395 तक कॉलेज मिल जाए। और एसटी में 310 तक तो सेफ दिख रहा है, मे भी उससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। सर एक चीज और, अब ये मुझे नहीं पता कि हर जगह का नहीं है, लेकिन इस बार मैंने अपने कोचिंग में बच्चों को ऑब्जर्व किया कि जो अपने क्या बोलते हैं रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, ST कैटेगरी वाले बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सर। हाँ, मतलब सर SC कैटेगरी में भी बच्चों ने 500 लाया है, 500 प्लस लाए हैं। मैं तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ हो सकता है हाई ना चला जाए। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे हुआ क्या है कि जो बच्चे 600 से ऊपर थे तो उनका जो है स्कोर डिप किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 600 से ऊपर जिसने 3 मई को स्कोर किया होगा वो अपना स्कोर बढ़ाया होगा। मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक तो नहीं मिला। वो नीचे गिरे हैं, हालांकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रैंक पाएंगे इस बार। लेकिन जैसे कुछ अपने बच्चे थे जो SC कैटेगरी में थे, जो पहले 3 मई को जो 480 या 490 पाए थे, वो 5-10 नंबर 15 नंबर बढ़ा के लाए। एग्जैक्टली वही मुझे भी। तो कई बच्चे जो नीचे वाले मार्क्स पे थे ना, उन्होंने अपना 5-10 नंबर बढ़ा लिया है। तो ऐसे बच्चे हैं, बिल्कुल हैं। हर तरह का बच्चा ऐसा, हर तरह के। कई बच्चा ऐसा है जिसका 100-120 नंबर नीचे गिर गया है। अच्छा, हाँ। उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कई बच्चों का सेंटर चेंज हो गया है, तो सेंटर पे पहुंचना मुश्किल था। एक तरीके से उस दिन माइंड सेट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो पेपर खराब हो गया। वो भी एक फैक्टर है जो सब लोग नहीं देखते हैं। दूसरा, अचानक से पेपर कैंसिल हो जाना। प्लस सर, अगर आपने 650 स्कोर किया हुआ है, 600 प्लस स्कोर किया हुआ है, और अचानक से पेपर कैंसिल हो जाए तो वो एक अलग मेंटल प्रेशर होता है। साल भर का प्रेशर था ही एडिशनली। तो बहुत सारे फैक्टर काम किए हैं। ठीक है, इसी के साथ और सर कुछ और बातें जो आपको करनी है बच्चों से? बस यही है कि बेटा, जैसे आप जहाँ भी पढ़ते हो, हर कोचिंग में अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे मेंटर्स होते हैं, बट प्रॉपर फॉलो करो। हाँ बिल्कुल, उसको प्रॉपर फॉलो। आप जहाँ भी पढ़ते हो आप टीचर से डिस्कस करो, समय लो, क्योंकि वो आपको अच्छा गाइड करेगा। मैं जो देखता हूँ बच्चे क्या है ना, ऑनलाइन जाके वो कई सारे दीदी भैया के वीडियोस देख के, 4 लोगों की बातें सुन के। क्वालिफाइड टीचर आपके हैं, हर कोचिंग में अवेलेबल है। आप प्रॉपर उनसे गाइडेंस लीजिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, तीनों सब्जेक्ट पढ़िए, और तीनों में प्रॉपर आप गाइडेंस को आप फॉलो भी करें। प्रॉब्लम तब क्रिएट हो रही है सर जब वो 3-4 अलग अलग, सबके लिए अलग स्ट्रेटजी काम कर सकती है। किसी को सुबह भूख ज्यादा लग सकती है, किसी को शाम लग सकती है, खाने का तरीका सबका अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से ही बताएगा। अब आप सबको फॉलो करेंगे ना तो डाइजेशन तो खराब होगा ही होना है। ये हर कोचिंग से रिजल्ट आता है, बिल्कुल आते हैं। हर कोचिंग जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि जैसे आप अगर ये 4 चीजें फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट आना 100% श्योर है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी कॉपी, NCERT, PYQ और जो टेस्ट हम ले रहे हैं इसमें इतना कंटेंट है जिससे आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, 100% श्योर है। जो उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं वो रिजल्ट दे देते हैं जी। और जो नहीं फॉलो करते हैं, जो अपना बीच में दिमाग लगाते हैं, वो टेलीग्राम से कंटेंट उठा लिए, इधर उधर से कंटेंट उठाते रहते हैं, साल भर पढ़ते नहीं है। कंटेंट बहुत है पर फिल्टर आउट नहीं कर पाते कि क्या काम का। हाँ बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान में जितने भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कोई टीचर सिलेक्शन कराता है। मैं तो केमिस्ट्री की तरह से अगर समझाऊं तो टीचर कैटलिस्ट होता है, केवल आपको सही दिशा दिखाता है ताकि आपको काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, आपकी एक्टिविटी एनर्जी कम कर देता है। टीचर का तो वही रोल है, कोचिंग का भी वही रोल है। तो हर कोचिंग में अच्छे टीचर हैं, हर कोचिंग से रिजल्ट आता है, बशर्ते आप उसको फॉलो करें तो। उसी के साथ चलिए बच्चों, आपको सबको ऑल द बेस्ट। रही बात कट ऑफ की, तो मनीष सर वीडियो डालेंगे कट ऑफ का एग्जैक्टली क्या उनका एनालिसिस है, और उसके बाद फिर जैसी काउंसलिंग की प्रक्रिया और जैसे शुरू होगी तो सब में तो मनीष सर साथ रहती हैं, तो कोई भी दिक्कत हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में और ये सब में है तो हम लोग बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे कि कैसा फॉलो करना है, सब चलता रहे। कोई भी डाउट अगर आता है कट ऑफ से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मनीष सर तो हमेशा आगे रहते हैं। आप उसके लिए एकदम बेहिचक बात कर सकते हैं सर से। ऑल द बेस्ट।